अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की अगर हमें पोलर फॉर्म गिवन हो तो उससे हम कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाएं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे जाना है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आना है। ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें आपने एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आप पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में आएंगे तो आपने पॉइंट्स में आंसर नहीं देना। आपने अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, बटा में रखना है, लेकिन पॉइंट में नहीं रखना। दूसरी बात यह है कि इसमें आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। कोशिश करना है कि सारा काम जो है वो अपना हाथ से हो। इसमें आपके एफएससी वाले जो चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले वो सारे इस्तेमाल होंगे, तो वो आपने एक बार रिवाइज़ करने हैं। हम एग्जांपल करके देखते हैं। फ़र्ज़ किया जी आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू 2 cos 7π/6 प्लस अयोटा साइन 7π/6। अब देखें जी, इसको हमने कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लेके आना है, यानी कि x प्लस अयोटा y की शक्ल में लेके आना है। तो एक तो काम ये है कि आप कैलकुलेटर से यही कर सकते हैं कि 7π/6 के ऊपर cos की वैल्यू फाइंड कर लें और 7π/6 के ऊपर साइन की वैल्यू फाइंड कर लें और आंसर ले लें, तो वो तो एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें फिर कुछ कोई नंबर नहीं मिलेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है करने का। हमने इसको अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हुए हमने इसको लेके आना है विदाउट कैलकुलेटर। तो इसके लिए आपके एफएससी के जो चैप्टर्स हैं वो यूज़ होंगे। वो कैसे यूज़ होंगे, हमने ये करना है कि हमने 7π/6 को हमने तोड़ना है। तोड़ के हमने इसको 90 और अपने स्टैंडर्ड एंगल की शक्ल में लेके आना है। स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास जो होते हैं वो जो टेबल में जिसकी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है। 30π/6 हो गया, उसके बाद 60π/3 हो गया और 45 जो है वो π/4 हो गया। इसके अंदर लेके आना है। वो कैसे लेके आना है वो मैं इसके लिए आपको एक तरीका सिखाता हूँ। आप सबसे पहले रफ़ अमल में आएँ। रफ़ अमल में ये देखें कि आपके पास 7π/6 बनता कितना है। 7 और ये पाई होता है 180 और /6, ये आपके पास बनेगा तकरीबन 210 बनेगा। आई थिंक, मेरे ख्याल में यही बनेगा। हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जी, ये बनता है 210। हमने ये करना है कि 210 को आप 90 से डिवाइड करेंगे। 90 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये 2 टाइम्स 180, यहाँ पे बचेगा 30। तो अब हम लिख सकते हैं 210 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 90 प्लस 30। ठीक है, ये देखें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू 90 में और स्टैंडर्ड एंगल में, ये कर दिया है। तो इसको अब आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 7π/6, हमने पाई में ही इसी तरह ही लिखना है, और ये हो गया π/2 और ये हो गया π/6, ये हो गया। तो ये हमने अपने एंगल को ब्रेक कर लिया है इसमें अब आपने एफएससी वाले वो जो चैप्टर्स हैं उसमें आपने जाके देखना है कि अगर आपके पास ये 90 का इवन मल्टीपल हो, 90 का इवन मल्टीपल हो तो कास कास रहता है, साइन साइन रहता है, और ये सारी चीज़ ख़त्म होके ये वाली एंगल आ जाती है। और अगर यहाँ पे 90 का ऑड मल्टीपल हो तो फिर कास को साइन में चेंज करते हैं, साइन को कास में चेंज करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का और भी ख्याल रखा जाता है, वो होता है साइन। साइन का ख्याल रखा जाता है। वो कैसे ख्याल रखा जाता है वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले आके ये चीज़ इसकी जगह ये पुट करना है, तो ये हो जाएगा कास 2π/2 प्लस π/6, ये हो जाएगा प्लस अयोटा साइन 2π/2 प्लस π/6, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जब भी ये यहाँ पे 2π/2 का मल्टीपल आता है तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है और ये हमारे पास आंसर बचेगा यहाँ पे सिर्फ एंगल के अंदर π/6। ठीक है, ये इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि ये वाली जो चीज़ होती है ये ख़त्म हो जाती है और ये वाला एंगल हमारे पास आ जाता है। इसमें भी यही होगा कि यहाँ पे हमारे पास एंगल में π/6 आ जाएगा। और अब हमने देखना है कि यहाँ पे कास कास ही रहेगा
या साइन हो जाएगा और यहाँ पे साइन साइन ही रहेगा या काज हो जाएगा। ये चीज़ का ख्याल रखना है। और दूसरे नंबर पर यह ख्याल रखना है कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर 90 का इवन मल्टीपल हो, इवन मल्टीपल होगा तो काज काज रहेगा, साइन साइन रहेगा। अगर आड मल्टीपल होता यानी कि 1 होता, 3 होता, 5 होता तो फिर ये काज साइन बन जाता और ये साइन काज बन जाता। अब यहाँ पे ये 2 स्टेप मुकम्मल हो गए। तीसरे स्टेप के लिए हमने देखना है कि साइन क्या होगा, यहाँ पे प्लस प्लस ही रहेगा या माइनस आ जाएगा। उसके लिए हम ये देखते हैं, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास एक्स वाई, एक्स प्राइम वाई प्राइम। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ काज पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, साइन और काज नेगेटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। अब आप ये देखें कि आपका एंगल है किस क्वाड्रेंट में। पहले तो आपने ये देखना, आपका एंगल बनता है 90 के 2 चक्कर प्लस 30, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होना है 190, 290 और प्लस 30। तो ये यहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एंगल आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो आपका टेन पॉजिटिव होता है, साइन और काज दोनों नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये काज जो है ये ओरिजिनल देखना होना है, ये वाला जो बाद में लिखेंगे ये नहीं देखना, हमने ओरिजिनल देखना है। तो काज हमारा नेगेटिव हो जाएगा, साइन भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये कंप्लीट हो गए हैं स्टेप हमारे पास। तो ये हो जाएगा माइनस काज पाई/6 माइनस, सॉरी अयोटा भी है यहाँ पे, अयोटा साइन पाई/6। अब ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं कास पाई/6, ये आप अपनी टेबल से फाइंड कर सकते हैं। टेबल भी आपको आनी चाहिए, टेबल आपने याद की हुई होगी। ये आपके पास साइन है, ये आपके पास काज है, ये आपके पास 30 है और ये 60 और ये 45। ठीक, तो इसमें आपने ये देखना है कि ये साइन 30 1/2 होता है, ये 1/2 होता है, ये स्क्वायर रूट 3/2, ये स्क्वायर रूट 3/2, ये स्क्वायर रूट 2/2, ये स्क्वायर रूट 2/2। तो यहाँ पे माइनस कास पाई/6 होता है 30, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 माइनस अयोटा साइन पाई/6 30, वो हो जाएगा 1/2। तो ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस अयोटा, ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म आ गई है। अब देखें इसमें हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो ये है कि एक तो आपने ये एंगल ब्रेक करना सीखना है कि एंगल को कैसे ब्रेक करना है। एंगल को आप ऐसे करेंगे कि ये डिजिट्स में कन्वर्ट करके इसको 90 से डिवाइड करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू। ठीक है, अगर यहाँ पे फ़र्ज़ किया आपका नहीं आ रहा, कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं आ रहा, तो आप इसको एक बार ज़्यादा डिवाइड करके देख लेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे कुछ कम बच रहा है, आपका स्टैंडर्ड एंगल नहीं आ रहा, 30 60 45 में से नहीं आ रहा, तो फिर आपने जैसे हमने 2 टाइम टेबल लिया ना, तो आप 3 टाइम लेके इससे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ से एंगल ब्रेक करना सीखना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि ये एंगल ब्रेक करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद अब आपने ये देखना है कि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। जिस क्वाड्रेंट में मौजूद हो वहाँ पे देखना है कि आपका साइन और काज का साइन क्या है। अगर सेकंड में है तो वहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, यानी कि ये पॉजिटिव साइन आ जाता और ये नेगेटिव आ जाता। अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो वहाँ पे काज पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ जाता, ये नेगेटिव आ जाता। और अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता तो ये दोनों पॉजिटिव आते। अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये काज भी नेगेटिव आएगा, ये साइन भी नेगेटिव आएगा। दूसरा ये देखना है कि ये 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। इवन मल्टीपल होगा तो काज काज ही रहेगा, साइन साइन रहेगा। अगर ऑड मल्टीपल होगा तो काज साइन हो जाएगा, साइन काज हो जाएगा। और यहाँ से आपने अपने टेबल में से वैल्यूज़ ले लेनी है और यहाँ पे पुट करनी है। तो देखें ये हमारे पास मुकम्मल एक प्रोसीजर के थ्रू एक आंसर आया है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एंड यूजिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरह से आपने करना है इसको।
अच्छा, अब हमने ये देखना है कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में गिवन हों तो हम उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे। फ़र्ज़ किया जी आपके पास ये है, इसको R1 काज अल्फ़ा प्लस अयोटा साइन अल्फ़ा कह देते हैं, और Z2 आपके पास है R2 काज बीटा प्लस अयोटा साइन बीटा। ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये पोलर फॉर्म में गिवन है। हमने क्या करना है, हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो ये R1 R2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस अयोटा काज अल्फ़ा साइन बीटा प्लस अयोटा, इसको इससे करेंगे तो ये साइन अल्फ़ा काज बीटा, और ये इसको करेंगे तो प्लस अयोटा स्क्वायर वो -1 होता है तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको ये करेंगे कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करेंगे तो काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये हो जाएगा, प्लस अयोटा काज अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा काज बीटा, ये हो जाएगा। और आप अगर एफएससी की बुक में जाके ये फार्मूले देखें तो यहाँ पे ये आपके पास फार्मूला बनेगा काज अल्फ़ा प्लस बीटा का प्लस अयोटा, यहाँ पे बनेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, ये फार्मूला ये बनेगा। तो इसमें सिंपल ये है कि अगर मल्टीप्लाई करने हैं तो इसके R1 और R2 को आपस में मल्टीप्लाई करें और एंगल को जमा कर लें, ये इसका फार्मूला है। इसी तरह आप डिवाइड करके देखेंगे तो डिवाइड में ये होगा कि R1 ओवर R2 आ जाएगा और यहाँ पे काज अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा प्लस अयोटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। ये आपने इसी तरह प्रूफ करके देखना है, इसको डिवाइड करके देखना है, ये आपने प्रूफ करना है इसका खुद ही, इसका प्रूफ आपने खुद करना है। यानी कि Z1 ओवर Z2 रख के नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, और वहाँ से आपने ये फार्मूला यहाँ तक पहुँचना है। तो ये आप लोग कर लेंगे। तो जब भी आपको पोलर फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो दिए गए हों तो मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल आपने ये करना है कि उसकी मॉडुलस को इसकी मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और एंगल को जमा करके लिख लेना है। और इसी तरह जो है डिवाइड करना हो तो मॉडुलस को मॉडुलस से डिवाइड करना है, एंगल में से एंगल माइनस कर लेना है। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक बात का ध्यान रखना है, याद रहना चाहिए आप लोगों को, ये कि अगर ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है और ये भी प्रिंसिपल आर्गूमेंट है तो जब ये जमा होंगे तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं रहेगा। यानी कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्रिंसिपल प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 यानी कि प्रिंसिपल, ये इक्वल नहीं होता Z1 प्लस Z2, सॉरी Z1 Z2 जी, ये Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 है। और इसी तरह यहाँ भी अगर आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट है और ये भी प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, जब डिवाइड करेंगे तो ये एंगल प्रिंसिपल आर्गूमेंट इसका नहीं होगा। तो ये चीज़ भी ट्रू नहीं होती कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 इज़ नॉट इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2, ये चीज़ ट्रू नहीं होती। ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, ये भी प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, लेकिन जब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो एंगल आएगा ये लाजमी नहीं है कि इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो, ये इसका जनरल आर्गूमेंट हो सकता है। यानी कि ये चीज़ हमारे पास ट्रू होती है कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 दिस इज़ इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2, और ये आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 ये होता है आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2। तो हमने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपका यहाँ पे अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहाँ भी आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जब ये मल्टीप्लाई करके ये जो फॉर्म बनेगी ये एंगल इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं होगा, ये इसका कोई भी जनरल आर्गूमेंट हो सकता है। तो इसके लिए आपने एग्जांपल्स ढूंढनी है, यानी कि दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढने हैं, ये आपका होमवर्क है। दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढने हैं Z1 और Z2। आपने उसको पहले Z1 का प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करना है, फिर Z2 का प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करना है,
और फिर आपने Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है और उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करना है। तो आप देखेंगे कि जो Z1 Z2 का प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो इक्वल नहीं होगा इस चीज़ के। ये करके देखना है आपने। इसी तरह इसके लिए भी आपने एग्जांपल ढूंढनी है। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखना है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पावर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है -3 माइनस आयोटा। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि जी स्क्वायर फाइंड करें तो वो तो बहुत आसान है। आप इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला यूज़ करके इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। अगर मैं क्यूब कह दूँ यानी कि 3 पावर कह दूँ तो वो भी चलें, आप किसी ना किसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप इसी को 3 बार मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 10 पावर कैलकुलेट करनी है तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म के अंदर पावर कैलकुलेट करना। तो उसके लिए फिर हम जो है वो पोलर फॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म में हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पावर बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया जी आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। हम क्या करेंगे, हम इसकी पोलर फॉर्म बना देंगे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हमने अगर इसकी n पावर कैलकुलेट करनी है तो n पावर ये होगी rn cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर n। ऐसे होगा ना, यानी दोनों तरफ हमने n पावर ले ली, इधर भी ले ली, इधर भी ले ली और इधर भी ले ली। अब यहाँ पे r की पावर n तो ठीक है, लेकिन अब बात वही आ जाती है कि यहाँ पे इसकी n पावर कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसको डी मोवर्स थ्योरम कहते हैं। ये हमें जो है डी मोवर्स थ्योरम ये बताता है कि आप इस पावर को एंगल के साथ लेके आ सकते हैं। ये n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा बन जाएगा। ये है डी मोवर्स थ्योरम, डी MOIVRES, डी मोवर्स फार्मूला भी कहते हैं, डी मोवर्स थ्योरम भी कहते हैं। ये होता है जी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज़ इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। देखें जी, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ जी आप इसकी पावर कंप्यूट करें, कंप्यूट Z3। तो हम पहले यही करेंगे कि इसकी हम पोलर फॉर्म बनाएंगे। इसकी पोलर फॉर्म बनाने के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इसकी मॉडुलस लेनी है। मॉडुलस लेने के बाद फिर इसका देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में मौजूद है, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको लेके आना है। तो फ़र्ज़ किया हम इसकी पोलर फॉर्म बनाते हैं, तो वो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप लोगों ने मुकम्मल प्रोसीजर के तहत बनानी है। इसकी बनेगी जी cos 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6। ये भी बन सकती है या आप देख लीजिएगा क्या बनती है। पावर 3 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6 पावर 3। तो ये 2 की पावर 3 8। ये डी मोवर्स फार्मूला के थ्रू ये 3 इधर अंदर आ जाएगा तो ये 7π/2 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 7π/2 हो जाएगा। ये इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ। क्वेश्चन तब ख़त्म होगा, आपने ये देखना है कि अगर आपका क्वेश्चन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है तो आपने आंसर भी कार्टेशियन फॉर्म में ही देना है। अगर आपका क्वेश्चन पोलर फॉर्म में है तो आपका आंसर भी पोलर फॉर्म में होना चाहिए। अब क्वेश्चन था हमारा कार्टेशियन फॉर्म में, यहाँ से आपने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है बाकायदा उसी प्रोसीजर के थ्रू जिस तरह से मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था। यहाँ पे मैंने तो डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आपके मुकम्मल स्टेप्स यहाँ पे आएंगे। वो मुकम्मल स्टेप्स करने के बाद यहाँ पे आना है। तो Z3 यहाँ पे आ गया, ये आ गया, डी मोवर्स थ्योरम लगा दिया। तो अब हमने फिर इसको कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में लेके आना है, अभी जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है उस तरीके से। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास -8 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे भी आपके मुकम्मल स्टेप्स आने हैं, वो वाले जो मैंने आपको अभी सिखाए हैं कि इस एंगल को ब्रेक करना है, इस एंगल को ब्रेक करना है और यहाँ पे पुट करना है। क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है कि कास में, साइन में रहता है या कास साइन में या साइन कास में चेंज होता है, और साइन देखने हैं। और ये सारा काम यहाँ पे करना है और फिर यहाँ पे आपने कार्टेशियन फॉर्म में आंसर देना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट किया, आपने यहाँ पे भी अपनी तरफ से ऐड करना है, यहाँ भी अपनी तरफ से ऐड करना है। तो ये मुकम्मल एक पेज पे क्वेश्चन आएगा।
तो यहाँ तक आप लोगों ने अब बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। फ़र्ज़ किया कम्प्लेक्स नंबर कि अगर कार्टेशियन फॉर्म हो तो उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और पोलर फॉर्म हो तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की इंटीजर पावर कैसे कैलकुलेट करनी है। ये जो n पावर लेते हैं, ये n इंटीजर होता है, ये फ्रैक्शन नहीं होती। हम इंटीजर पावर लेते हैं, ये ओनली ट्रू फॉर इंटीजर है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इंटीजर के ऊपर ही रखते हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में हम इसके रूट्स फाइंड करना सीखेंगे। रूट्स मतलब यानी कि 1/3, 1/2, 1/5 इस तरह की पावर्स हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इसकी। तो अभी जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, इसमें अब आपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। ये जितने भी आप लोगों को मैंने एक्सरसाइजेस दी थी उसके सारे क्वेश्चंस अब आपसे हो जाने चाहिए। ये आपने सारे कंप्लीट करने हैं। अब आपके ये पोलर फॉर्म वगैरह वाले जितने भी चीज़ें हैं ये सारी क्लियर हो गई हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें प्रैक्टिस करवाई गई है कि कार्टेशियन की पोलर फॉर्म बनाए और पोलर की कार्टेशियन फॉर्म बनाए, और फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आप लोगों को सिखाई गई है। फिर आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें आपने कम्प्लेक्स नंबर्स की पावर्स कैलकुलेट करनी है, तो वो भी अब आपको मैंने सिखा दिया, आपने इससे कैलकुलेट कर लेना है। और आगे भी डी मोवर्स थ्योरम के कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपने इन चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक आपने काम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर्स के रूट्स फाइंड करना सीखेंगे। थोड़ी सी अब आपने स्पीड बढ़ानी है क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आपने इसी हफ्ते के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।